पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को आरएसएस से इतनी दिक्कत क्यों है? वो पिछले एक साल से जब भी भारत के बारे में बात करते हैं तो आरएसएस का जिक्र ज़रूर करते हैं और इसकी शुरुआत इमरान खान ने की थी पिछले साल अगस्त में, जब कश्मीर से 370 हटाई गई थी। इसके बाद से तो जैसे इमरान खान ने आरएसएस के खिलाफ पूरी दुनिया में मुहिम छेड़ दी है। पिछले साल यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में इमरान खान ने अपने 70 मिनट के भाषण में आरएसएस और गुरु गोलवलकर को पानी पी पी कर कोसा था। यहाँ तक कि मोदी के आने के बाद इमरान खान और पाकिस्तान को अब गांधी और नेहरू भी अच्छे लगने लगे हैं। इमरान खान तो आजकल ये भी कहते हैं कि भारत अब गांधी और नेहरू का देश नहीं रहा है। अब एक बार फिर इमरान खान का संघ फोबिया सामने आया है। अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में उन्होंने आरएसएस की तुलना हिटलर के नाजियों से की है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि दुर्भाग्य से भारत में अतिवादी सरकार चला रहे हैं। मैं सैन्य समाधान में यकीन नहीं रखता हूं। मैंने प्रधानमंत्री बनते ही भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन त्रासदी ये है कि भारत में नाजियों से प्रेरित हिंदू अतिवादियों का राज है। अगर आप आरएसएस के इतिहास को देखेंगे तो वो एक अतिवादी संगठन है जिसका अब 130 करोड़ की आबादी वाले परमाणु शक्ति संपन्न देश पर नियंत्रण है। सवाल उठता है कि इमरान या यूं कहें पाकिस्तान को आरएसएस से इतनी नफरत क्यों है? दरअसल इसकी वजह है आरएसएस का वो राष्ट्रवादी इतिहास जिसने हमेशा पाकिस्तान की विचारधारा को चुनौती दी है। आरएसएस ने हमेशा से जिन्ना और देश के बंटवारे का विरोध किया। यही वजह है कि इमरान खान की तरह मोहम्मद अली जिन्ना भी आरएसएस से बेहद नफरत करते थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान बनने के साथ ही जिन्ना की सरकार ने आरएसएस के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए थे। बंटवारे के बाद जो आरएसएस के कार्यकर्ता पाकिस्तान में रह गए थे उन पर झूठे मुकदमे दायर कर उन्हें जेलों में बंद किया गया था। यहाँ तक कि पाकिस्तान की सरकार ने यह भी आरोप लगाया था कि संघ यानी आरएसएस जिन्ना की हत्या की साजिश रच रहा है। अपने इसी आरोप को सही साबित करने के लिए 9 सितंबर 1947 को कराची के जमशेद क्वार्टर्स पुलिस स्टेशन में एक बम धमाके के सिलसिले में आरएसएस के 19 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया था। इन लोगों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, लेकिन महज 7 दिन की सुनवाई के बाद ही 17 सितंबर 1947 को इन सभी संघ के कार्यकर्ताओं को अदालत ने 10-10 साल की सजा सुना दी। इस घटना के बाद ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को रातों रात कराची छोड़ना पड़ा था। उन्होंने इसका वर्णन करते हुए अपनी किताब मेरा देश मेरा जीवन, जो कि इस वक्त मेरे हाथ में है, कि पेज नंबर 41 पर लिखा है कि एक अप्रत्याशित घटना हुई जिसने सिंध में मेरे दिनों का अंत कर दिया। 9 सितंबर 1947 को कराची के शिकारपुर कॉलोनी में विस्फोट हुआ। संघ के संचालक खानचंद गोपाल दास और संघ के 19 प्रमुख स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे इस विस्फोट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन स्थानीय प्रेस ने संघ के ऊपर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। इसलिए मेरे साथियों ने मुझे कराची छोड़ने की सलाह दी और मैं 12 सितंबर 1947 को विमान से दिल्ली रवाना हो गया। जिन्ना से लेकर इमरान खान तक आरएसएस हमेशा से पाकिस्तान की आंखों में चुपता रहा है। दरअसल बंटवारे के पहले से ही आरएसएस पाकिस्तान के सिंध और पंजाब के इलाकों में एक अच्छी खासी ताकत बन चुका था। खासकर जब जून 1947 में बंटवारे पर मोहर लग गई तो पाकिस्तानी इलाकों में संघ पहले से भी ज़्यादा सक्रिय हो गया। संघ के कार्यकर्ता हिंदुओं पर आने वाले संकट से निपटने के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर चुके थे और इसी बीच आरएसएस ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना मुस्लिम लीग के किसी नेता ने नहीं की थी। वो तारीख थी 5 अगस्त 1947, जगह थी कराची। ये सभी को पता था कि कराची ही पाकिस्तान की राजधानी बनेगी और इसी कराची में विभाजन से महज 10 दिन पहले संतों जैसी दाढ़ी रखने वाला एक शख्स जिन्ना के शहर में, जिन्ना की राजधानी में, जिन्ना के पाकिस्तान को चुनौती दे रहा था और वो हस्ती थे संघ प्रमुख गुरु गोलवलकर। जिस दिन दोपहर में गुरु गोलवलकर की कराची में सभा होने वाली थी, आरएसएस के हजारों कार्यकर्ताओं ने पूरे गणवेश में कराची की गलियों से पथ संचालन निकाला। इस घटना का वर्णन मिलता है इस किताब में जिसका नाम है वे 15 दिन, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब में 1 अगस्त 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक भारतीय उपमहाद्वीप में क्या क्या घटनाएं हुई इसका पूरा लेखा जोखा मिलता है। इस किताब के मुताबिक करीब 10,000 स्वयंसेवक एक ताल और एक वेशभूषा में अर्धसैन्य बल बैंड पर राष्ट्रभक्ति के गीत गाते हुए पाकिस्तान की नई बनने वाली सरकार को चुनौती देते हुए सभा स्थल तक पहुंचे। संघ के इस कार्य से कराची के डरे हुए हिंदुओं के बीच हौसला उत्पन्न हुआ। उस दिन कराची में गुरु गोलवलकर को सुनने के लिए 1 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ जमा हुई थी। इस सभा में कराची में सिंधी समुदाय के सबसे बड़े नेता और स्वतंत्रता सेनानी साधु टीएल वासवानी ने कहा
कि घोर दुख और परीक्षा की इस घड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सिंधी हिंदू समुदाय के साथ खड़े होकर जो पुनीत कार्य किया है उसके लिए वो हमेशा संघ के प्रति वफादार और कृतज्ञ रहेंगे और इतिहास इसका साक्षी रहेगा। साधु टी.एल. वासवानी ने जो कहा था वो ऐसे ही नहीं कहा था। दरअसल सिंध और पंजाब में फंसे हुए हिंदुओं को यह एहसास हो गया था कि विपदा की इस घड़ी में कांग्रेस ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। महात्मा गांधी के अलावा उस दौर में कांग्रेस के एक भी नेता ने पंजाब और सिंध में आकर हिंदुओं का हाल लेना जरूरी नहीं समझा। सिर्फ कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी और उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी ही सिंध पहुंचे, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि सिंध उनका गृह राज्य था। यहाँ पहुंचकर सुचेता कृपलानी ने मदद के नाम पर क्या किया था वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कराची की उस सभा में गुरु गोलवलकर ने क्या कहा। उस दिन उन्होंने जो बोला था वो आज भी प्रासंगिक है। गुरु गोलवलकर ने अपने भाषण में कहा था कि हमारी मातृभूमि पर विपदा आन पड़ी है। भारत का विभाजन एक पाप है और जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें भावी पीढ़ियां कभी क्षमा नहीं करेंगी। मुस्लिम लीग ने जोर जबरदस्ती और हिंसा से पाकिस्तान को प्राप्त किया है, जिसके आगे कांग्रेस नेतृत्व ने घुटने टेक दिए। मुसलमान इस विचार से भ्रमित हुए कि वो एक अलग राष्ट्र हैं क्योंकि वो इस्लाम के अनुयायी हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो उसी प्रजाति के हैं जिसके पूर्वज हिंदू थे। उनकी सभ्यता और संस्कृति भारतीय है, ना कि अरबी। दुर्भाग्य से मुसलमानों के दिमाग में बैठा दिया गया है कि भारतवर्ष में इस्लाम के आने के पहले जो था वो उनका नहीं है। अब जब सिंध अलग हो गया है तो हिंदुओं को अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी, लेकिन आत्मरक्षा के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति एकता से आती है। हमारे स्वयंसेवक सिंध में हिंदुओं की रक्षा में अपना सर्वस्व बलिदान कर देंगे। सोचिए, पाकिस्तान बनने के ठीक 10 दिन पहले पाकिस्तान की राजधानी कराची में गुरु गोलवलकर का वो भाषण, वो 1 लाख लोगों की भीड़, वो 10,000 खाकी गणवेश वाले, जिन्ना और उसके चेलों की आंखों में किस कदर नश्तर की तरह चुभे होंगे और शायद आज भी चुभ रहे हैं। तभी तो इमरान खान आए दिन अपने भाषणों और इंटरव्यूज़ में आरएसएस को कोसते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में फंसे हिंदुओं को सही सलामत भारत तक पहुंचाने में भी संघ ने बड़ी भूमिका निभाई थी। कहते हैं कि सिंध और पंजाब में दंगाइयों की भीड़ से हिंदू मोहल्ले और गांवों को बचाने के लिए भी संघ के कार्यकर्ताओं ने कई कुर्बानियां दी। संघ के कई कार्यकर्ता तो ऐसे भी थे जिन्होंने हिंदुओं का पूरी तरह से पलायन करवाने के बाद ही पाकिस्तान छोड़ा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आरएसएस के इस योगदान को इतिहास में वो जगह नहीं मिली जो मिलना चाहिए थी। फिर भी लाख छुपाने के बाद भी वो दस्तावेज सामने आ ही जाते हैं जो साबित करते हैं कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान के अंदर रहकर संघ के कार्यकर्ता किस तरह से हिंदू और सिखों की रक्षा कर रहे थे। और ऐसा ही एक दस्तावेज मौजूद है इस किताब में, जिसका नाम है सरदार पटेल, मुसलमान और शरणार्थी, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब के पेज नंबर 163 पर भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री बलदेव सिंह का एक पत्र छपा है जो उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल को लिखा था। 6 अक्टूबर 1947 को लिखे गए इस पत्र में रक्षा मंत्री बलदेव सिंह सरदार पटेल को यह सुझाव देते हैं कि आरएसएस के स्वयंसेवकों की मदद से एक गुप्त मिशन चलाकर हजारों की तादाद में किडनैप की गई हिंदू और सिख लड़कियों को बचाया जा सकता है। आरएसएस के योगदान और विचारधारा पर सवाल उठाने वाले लेफ्ट, सेक्युलर और जिहादी गैंग को सरदार पटेल के नाम पर लिखा गया रक्षा मंत्री बलदेव सिंह का ये पत्र बेहद ध्यान से पढ़ना चाहिए, जिसमें वो लिखते हैं कि प्रिय सरदार साहब, मैं महसूस करता हूं कि हमने पंजाब में होने वाली घटनाओं और उससे होने वाले नुकसान का पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं किया। पाकिस्तान के लोग और सरकार हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं। जहां तक लड़कियों का अपहरण करने का सवाल है तो पश्चिम पंजाब यानी पाकिस्तान में ऐसा एक भी गांव नहीं है जो इस समस्या से अछूता हो। बड़ी संख्या में लड़कियों को जबरन रखा गया है। इन लड़कियों को बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है कि गोपनीय सेवा आरंभ की जाए। कुछ उत्साही युवक इन क्षेत्रों में गुप्तचर बनने के लिए इस्लाम धर्म तक अपनाने को तैयार हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अपहृत लड़कियों के बारे में विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने का यही एक सही तरीका है। मैं सोचता हूं कि ऐसे युवाओं की मदद लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। इस फील्ड वर्क के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रशिक्षित स्वयंसेवक देगा। इस बारे में संघ प्रमुख श्री गोलवलकर जी से परामर्श करना चाहिए। मुझे खुशी होगी यदि आप इस गंभीर मुद्दे पर विचार करेंगे। सोचिए, इतनी बड़ी सेना और पुलिस के होने के बाद भी देश के रक्षा मंत्री बलदेव सिंह देश के गृह मंत्री सरदार पटेल को ये सुझाव दे रहे हैं कि किडनैप की गई लड़कियों को बचाने के लिए
आरएसएस की मदद ली जानी चाहिए। आइए अब मैं आपको बताता हूं उस दौर में महिलाओं की सुरक्षा के मसले पर कांग्रेस के नेताओं की क्या राय थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बंटवारे के वक्त कांग्रेस के इकलौते नेता जेबी कृपलानी और उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी सिंध में मौजूद थे। इनकी जिम्मेदारी थी कि ये सिंध में डरे हुए हिंदुओं को हौसला दें, लेकिन सुचेता कृपलानी ने हौसला देने के बजाय सिंधी महिलाओं के पहनावे पर ही सवाल उठा दिया। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए उस दौर के मशहूर अखबार इंडियन डेली मेल की एक खबर जो 7 अगस्त 1947 को छपी थी। इस खबर में साफ साफ लिखा है कि सुचेता कृपलानी ने सिंधी महिलाओं के साथ हुई बैठक में उनके पहनावे को भड़काऊ और अश्लील बताया था। सुचेता कृपलानी ने कहा था कि इस पहनावे की वजह से ही सिंधी महिलाओं को मुस्लिम गुंडे अपना शिकार बनाते हैं। अब आप ध्यान से सुनिए, इंडियन डेली मेल में 7 अगस्त 1947 को जो खबर छपी थी उसके मुताबिक सुचेता कृपलानी ने सिंधी महिलाओं से क्या कहा था। उन्होंने कहा था, मैं पूरे पंजाब और नोआखली में बेखौफ घूमती हूँ, मेरी तरफ तो कोई भी मुस्लिम गुंडा तिरछी निगाह से देखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मैं ना तो भड़कीला मेकअप करती हूँ ना ही लिपस्टिक लगाती हूँ। आप लो नेक का ब्लाउज पहनती हैं, पारदर्शी साड़ियाँ पहनती हैं, इसलिए मुस्लिम गुंडों का ध्यान आपकी तरफ जाता है। शुद्ध व्यक्ति के पहनावे में भी शुद्धता होना चाहिए। और मान लीजिए किसी गुंडे ने आप पर आक्रमण कर भी दिया तो आपको राजपूत बहनों का आदर्श अपने सामने रखते हुए जौहर कर लेना चाहिए। तो सुना आपने, सुचेता कृपलानी ने सीधे सीधे मुस्लिम लीग के गुंडों को एक तरह से क्लीन चिट दे दी। सोचिए, यही सुचेता कृपलानी बाद में जाकर 1963 से 1967 तक भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। सुचेता कृपलानी को भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल है। यहाँ तक कि उन्हें महिला कांग्रेस की स्थापना का भी श्रेय दिया जाता है। फिर भी महिलाओं को लेकर उनकी ये सोच थी। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस के कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान में फंसे हिंदुओं और उनकी बेटियों की रक्षा कर रहे थे। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।